अगर बिहार पुलिस ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कर ले तो नागपुर से बहुत लोग अरेस्ट होंगे। मदरसा अजीजिया में मैं जाऊंगा, अगर मुझे ये केस मिलता है तो ये इसके तार मैं साबित करूंगा नागपुर तक जाते हैं। कुछ मुट्ठी भरी लोग होते हैं जो एक जैसे नारों के साथ, एक जैसे हथियारों के साथ, एक जैसे झंडों के साथ और एक तरीके से मस्जिदों पे हमला करते हैं। सिर्फ एक चीज का इजाफा हुआ है, वो आरएसएस और जो दूसरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो मनुवादी संगठन है कि वो अपने ट्रेंड 100, 200, 500 या 50 आतंकवादी भेजते हैं, वो मस्जिदों पे जाके ये सब अटैक करते हैं। इनके खिलाफ आतंकवादी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अगर कोई ये यात्रा पे हमला कर रहा है तो वो आरएसएस का डायरेक्ट आदमी होगा या उसका कोई एजेंट होगा, उससे पैसे लेके काम कर रहा होगा। रामनवमी शोभा यात्रा के जुलूसों में हुई हिंसा, बिहार और मदरसा अजीजिया। इस वक्त सबसे ज्यादा आप जो नाम सुन रहे हैं वो है मदरसा अजीजिया का नाम। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा जी, जिस तरह से ये पूरी हिंसा हुई, सबसे पहले तो जो शोभा यात्रा निकाली गई, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लंबे समय से सारी चीज़ें देख रहे हैं, केसेस भी आपके पास आते होंगे, क्या शोभा यात्रा का ढंग, तरीका और शोभा यात्रा निकालना रामनवमी के मौके पर, क्या ये शुरू से इसी तरह से होता चला आया है? ऐसे ही जुलूस निकलते आप लोगों ने देखे? नहीं, जुलूस ऐसे ही निकलते थे और ऐसे ही निकल रहे हैं आज भी। सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हुआ है, वो आरएसएस और जो दूसरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो मनुवादी संगठन है, उन्होंने एक चीज़ इसमें ऐड की है कि वो अपने ट्रेंड 100, 200, 500 या 50 आतंकवादी भेजते हैं, वो मस्जिदों पे जाके ये सब अटैक करते हैं। बाकी जो श्रद्धालु होते हैं वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं। आप सारे जुलूसों में देख लीजिए, कुछ मुट्ठी भरी लोग होते हैं जो एक जैसे नारों के साथ, एक जैसे हथियारों के साथ, एक जैसे झंडों के साथ और एक तरीके से मस्जिदों पे हमला करते हैं, मुस्लिम मोहल्लों पे हमला करते हैं। ये सब एक ही जगह ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, एक ही जगह से ट्रेन लोग हैं, इनका आम श्रद्धालुओं से कोई लेना देना नहीं होता है। ये है असलियत। आम श्रद्धालु जो हैं वो अपना जुलूस निकालते हैं मजहबी अपनी भावनाओं के तहत, उनका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। इनके खिलाफ आतंकवादी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, इन धार्मिक जुलूसों का गलत इस्तेमाल आरएसएस और दूसरी मनुवादी संगठन करते रहेंगे। एक चीज़ ये भी बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि ये लोग जाते हैं और मस्जिदों पर हमला करते हैं, तो जवाबी कार्रवाई भी होती है और वो जवाबी कार्रवाई सोशल मीडिया पर भी नज़र आती है, नेशनल मीडिया उसको दिखाता है, जिसको आप तो क्रिमिनल मीडिया कहते हैं, वो भी बाकायदा तौर पर उन्हें चिन्हित करके दिखाता है कि जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, शोभा यात्रा निकल रही थी, मुसलमानों के ज़रिए पत्थरबाजी की गई। इसका क्या इलाज है और इसका क्या हल है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसको जवाबी कार्रवाई कहना उचित है। ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस है और कोई भी जो इस तरफ से, अगर इस तरफ से भी लोग अगर जुलूस के ऊपर कुछ भी कर रहे हैं तो वो आरएसएस के लोग होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे किसी तरफ से भी जुलूस की तरफ कोई भी कुछ कर रहा हो। अगर मस्जिद के आसपास के घर जो मुसलमानों के घर हैं, अगर वहां से कोई पत्थर आता है जुलूस पर, शोभा यात्रा पर, तो वो किसके लोग हैं? वो आरएसएस के लोग होंगे। ये एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के होंगे। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। अगर जुलूस के ऊपर जाता है, अगर ये हमलावरों को रोकने के लिए, और वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, वो एक अलग बात है। कोई आपका अगर मैं आपको अभी तलवार लेके काटना चाहूँ तो आपको पूरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस है कि आप पूरा बचाव करें, तब तक बचाव करें जब तक कि आप सुरक्षित नहीं हो जाते। ये इस बचाव में आपके ऊपर हमला भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि इसलिए लोगों को भारत का संविधान और भारत का कानून पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, जब तक आप कार्रवाई कर सकते हैं वो कोई अपराध नहीं होगी जब तक आप अपने आप को सुरक्षित ना कर लें। जैसे ही आपकी जान को खतरा होता है, उसके बाद अगर आप कुछ करते हैं, जैसे ही आपकी जान को मुझसे खतरा खत्म होता है, उसके बाद जो आप कार्रवाई करते हैं वो अपराध है। जब तक आपको मुझसे, मेरे कार्यकलाप से अपनी जान का खतरा है, तब तक आप जो भी करेंगे वो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, वो कोई अपराध नहीं होता। तो जो भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना बात, उसमें दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई ये यात्रा पे हमला कर रहा है तो वो आरएसएस का डायरेक्ट आदमी होगा या उसका कोई एजेंट होगा, उससे पैसे लेके काम कर रहा होगा। जो अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है वो एक अलग बात है, वो राइट टू सेल्फ डिफेंस है। वो अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों को बचाने के लिए, अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, अपने धार्मिक ग्रंथ बचाने के लिए राइट टू सेल्फ डिफेंस करना, ये वो तो होता है इन गुंडों के ऊपर जो हमला कर रहे हैं।
बहुत क्लियरली इस बात को समझना है। जो पीसफुल लोग अपनी जुलूस में जा रहे हैं, जो अपनी धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई हमला करता है तो वो आरएसएस का आदमी। तो यही बात आप दूसरी पार्टी के लिए भी कहेंगे कि जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं उनमें से कुछ ही होंगे जिन्होंने हमला किया होगा? यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं मैं? जिनके हाथों में तलवारें रही होंगी, हॉकियां रही होंगी, जिनके मुंह में एक जैसे नारे होते हैं, जिनके हाथों में एक जैसे हथियार होते हैं, हथियार भी एक जैसे हैं। आप देखते होंगे तलवारें एक जैसी, जो आपने सोशल मीडिया पर देखी ना, एक जैसी तलवारें बांटी जाती हैं। लहराई जाती हैं। नहीं, वो एक जैसी तलवारें बांटी भी जाती हैं। कितने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने तलवारें बांटनी है। आप तलवारों के देख लीजिए, वही ये तलवारें हैं जो वहाँ पे मिलेंगी आपको। ये वही त्रिशूल होते हैं जो बांटे जाते हैं बड़ी जगह जगह, संगठन जो बाकायदा फंक्शन करके बांटते हैं, वही त्रिशूल होते हैं। वही नारे होते हैं एक जैसे, एक ही जैसे नारे होते हैं जो सिखाए जाते हैं एक ही जगह पे। वही झंडे होते हैं जो एक ही जगह से मिलते हैं। बाकी यात्रा वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूँ, यही बात आपसे मैं शुरू में ही कही। अभी एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो जुलूस में शामिल था। इसी जुलूस में वो वहाँ पिस्टल लहराते हुए नजर आया। भगवा रंग का गमछा उसके गले में था, सर पर बंधा हुआ था। बंगाल की हिंसा में वो शामिल था। बिहार से उसको आज ही गिरफ्तार किया गया। मैं कह तो रहा हूँ, ये तो अगर बिहार पुलिस ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कर ले तो नागपुर से बहुत लोग अरेस्ट होंगे। सबसे ज़्यादा लोग नागपुर से अरेस्ट होंगे अगर ईमानदारी से आतंकवाद की घटना की इन्वेस्टिगेशन हो। सबसे ज़्यादा लोग, मैं क्या बता रहा हूँ, जो ट्रेनर्स होंगे ना, जो मास्टर ट्रेनर्स होंगे, वो नागपुर में मिलेंगे सारे। ये है सच्चाई। और ये बिहार पुलिस के पास एक बहुत बड़ा मौका है, उसको साबित करना चाहिए। और इस काम को अगर वो नहीं करेंगे, हम तो इसको, मैं जा रहा हूँ अजीज़िया मस्जिद, बहुत जल्दी आऊँगा, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी आऊँगा और मैं इसको सही कानूनी रास्ता दिखाने की कोशिश करूँगा। मगर मुझे वहाँ से लोकल सपोर्ट चाहिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे लोकल सपोर्ट वहाँ से मिले। एक चीज़ मैं मदरसा मैं केस नहीं मांग सकता, ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। वरना ऐसी सब जगह जाके, क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट मुझे रोकता है, मैं इन सब जगह जाके इन आतंकवादियों का इलाज करने के लिए बेकरार हूँ, कानूनी और संवैधानिक रूप से। लेकिन ये होता है कि मैं केस मांग नहीं सकता। लेकिन मदरसा अजीज़िया में मैं जाऊंगा, अगर मुझे ये केस मिलता है तो ये इसके तार मैं साबित करूंगा नागपुर तक जाते हैं। आप मतलब ये मानते हैं या ये कहना चाहते हैं कि मदरसा अजीज़िया में किसी अलग मानसिकता के साथ आग लगाई गई? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वहाँ जो ग्रंथ रखे हुए थे उनकी जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी है, उसके जो कुछ नुस्खे हैं वो शायद अब किसी के पास ना भी हों। वो अकेली वाहिद ऐसी जगह है जहाँ वो मौजूद थे। ये देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये भारत की संपदा को भी तो नुकसान पहुँचाया है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो भारत से भी तो चिढ़ते हैं। वो तो आर्यव्रत बनाना चाहते हैं ना। जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर का जो केस था, उसमें जो देश का नाम है वो आर्यव्रत है, भारत नहीं है। जो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना चाहिए। ये लोग भारत के दुश्मन हैं, ये लोग मनुवादी मानसिकता के, ये SC ST OBC माइनॉरिटीज सबको खत्म करके सिर्फ मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये बात हमें बिल्कुल साफ तौर पे समझनी चाहिए। एक आखिरी चीज़ जल्दी से बता दीजिए, वकील होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, जिन लोगों ने ये दंगा किया उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? किन किन धाराओं में जो सख्त से सख्त होती हैं उनमें केस दर्ज हो सकता है? या पुलिस अब जो कर रही है, पुलिस की जो कार्यशैली है, वो आप किस तरह से देख रहे हैं? बिहार हो या बंगाल हो या महाराष्ट्र? कहीं भी ठीक नहीं है पुलिस की कार्यशैली। जिसमें UAPA नहीं लग रहा, जहाँ भी UAPA नहीं लगता वहाँ पुलिस ठीक काम नहीं कर रही। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ ना। वो UAPA पढ़ लें, धारा 15 से लेके धारा 21 तक ध्यान से पढ़ लें। ज़्यादा नहीं है, 6-7 धाराएँ हैं, और धारा 120 भी पढ़ लें। इतना ही काम है ना पुलिस वालों को करना है, अगर ईमानदारी से करेंगे तो। अगर नहीं कर रहा है ईमानदारी से, तो जैसे दिल्ली के जो हमले किए थे RSS और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों ने, हमने कितने ही RSS के लोगों को जेल भिजवाने का हमारे क्लाइंट्स के ज़रिए किया है। क्लाइंट्स हमारे पास आए और हमने उनके केसेस लड़के कितने RSS के बड़े बड़े ऑफिस बेयरर्स को जेल भिजवाए। और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कपिल मिश्रा जी का नंबर है, जिसमें नंद किशोर गुर्जर जी जो हैं लोनी के उनका सबका नाम आ रहा है धीरे धीरे, आप लोग देखेंगे। उसी प्रकार से वहाँ के भी BJP और RSS के बड़े बड़े लोगों के इन घटनाओं में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के सबूत आएंगे अगर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी। ये आतंकवाद की घटना है, इसमें आतंकवाद के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ATS है बिहार की, उसको इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र होनी चाहिए तुरंत। और किसी भी हालत में CBI को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। अगर कोई CBI में इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करता है तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अमित शाह जी के हाथ में इन्वेस्टिगेशन चली जाएगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।